प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज मैं आपसे इस कुंडली विश्लेषण में या इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम के अंतर्गत 12वें भाव के केतु पर और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अकेले बैठे मंगल पर चर्चा करने उपस्थित हूं। साथ ही साथ कुंडली का अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले किसी भी स्थिति में कुंडली का अध्ययन इस वजह से भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको देख नहीं रहे। उन विषयों का अध्ययन जो सामान्य मनुष्य के नेत्रों से नहीं देखा जा रहा, अध्ययन उसी विषय का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। मन कैसा है देख नहीं रहे, इस व्यक्ति का प्रभाव कैसा है, बुद्धि कैसी है, चित्र कैसा है, पटल कैसा है, मानस पटल पे कौन कौन से विषय अंकित हैं, पूर्व जन्म कैसा था, व्यय कैसा रहेगा, राजसिक सुख कैसा है, पिता का प्रभाव कैसा है, इन सभी चीज़ों का जो सामान्य अध्ययन होता है वो या विस्तार से अध्ययन होता है वो ज्योतिष शास्त्र में समझ में आता है। फिलहाल शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है नकुल पाराशर ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से। इस पे मैं सिर्फ कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। वहाँ पे ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत बताता हूँ। फिलहाल चर्चा इस बात पे करते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु बैठे हों तो उसके क्या शुभ परिणाम होते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहते हैं। यहाँ व्यक्ति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए देखा जाता है। मतलब 12वां भाव मोक्ष का होता है और इच्छा की पूर्ति का भी होता है। विचार बहुत गंभीरता से अगर करेंगे तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि बनी हो और केतु वहां बैठे हों और अपने मित्र से दृष्ट हों अर्थात मंगल से, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों जैसे शुक्र, बुध, गुरु या चंद्रमा से, तो ऐसे जो केतु देव होते हैं वो व्यक्ति को उसकी इच्छा की पूर्ति कराने में सहायता करते हैं। ये पहली बात है। 12वें भाव के केतु को कई बार मोक्ष सूचक, मोक्षदायक या मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला बना देते हैं जातक को। इसके हाथ में और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे 12वें भाव के जो केतु होते हैं वो व्यक्ति को व्ययी बनाते हैं। व्ययी बनाने का अर्थ होता है केतु को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। इन्हें गुरु की भांति शुभ ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति के चरित्र चिंतन के निर्माण में सहायता करते हैं। 12वें भाव के केतु व्यक्ति के व्यय को बहुत सही जगह पे और राजाओं के जैसा व्यय करने वाला, मतलब उसका जो व्यय होगा वो धर्मार्थ व्यय होता है। फिजूल खर्ची व्यक्ति नहीं करता, मित्रता परख कर करता है, व्यय परख कर करता है और साथ ही साथ आत्मविश्वास में जब कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति परेशान महसूस होता है उसे, तो वो तुरंत उसकी सहायता के लिए उठ बैठता है। मतलब तुरंत तत्पर है, सेवा का भाव रखने वाला होता है। 12वें भाव के अगर जो केतु कुंडली में बैठे हों तो चूंकि 12वां भाव नेत्र का भी होता है, बाईं नेत्र का होता है, इस हिसाब से व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या कभी कभी देने वाले बन जाते हैं। व्यय सही जगह पे होगा, नौकरी अच्छी लगेगी, सरकार से संपत्ति की प्राप्ति होती है, पिता से संपत्ति की प्राप्ति होती है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो केतु बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठे भाव अर्थात मामा मामी के भाव पे पड़ती है। इस हिसाब से पापग्रह का प्रभाव जब यहाँ पे पड़ने लगता है 6ठे भाव पे, तो ये मामा मामी से संबंधों को कमज़ोर करते हैं, या कई बार मामा मामी का प्यार स्नेह उतना नहीं मिलता जितना कि सामान्यतया मिलना चाहिए एक व्यक्ति को। 12वें भाव के केतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कोई लंबी बीमारी में नहीं लेके जाते, लेकिन कई बार व्यक्ति को फोड़ा फुंसी, घाव, पेट की बीमारियां, उदर रोग है ना, जलोदर, जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हैं, इस तरीके की समस्या जन्म कुंडली में 12वें भाव के केतु देते हैं। इसके बाद और भी मैंने बात कही थी कि मंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे मंगल देव जन्म कुंडली के दशम स्थान में है, तो उनका वो दिग्बल क्षेत्र
पर नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। नवमांश कुंडली में वो मंगल अपनी खुद से ही अपने नीच राशि का भंग कर रहे हैं और उच्च राशि में जाने के कारण मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। एक अच्छी स्थिति या सुनियोजित प्रभाव जातक के जीवन में देने वाले बनेंगे। दशम स्थान के नीच के मंगल अगर अकेले बैठे होंगे तो व्यक्ति को करियर से संबंधित कंफ्यूजन में लेके जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को ये समझ में कई बार नहीं आएगा कि वो क्या करे, किस तरफ जाए, कौन सी पढ़ाई करे। इस अवस्था में उसको आरंभ से ही उसका लक्ष्य माता पिता का ये काम बनेगा कि वो उसे आरंभ से ही लक्ष्य निर्धारण में सहायता कर दें। दूसरा, व्यक्ति चूंकि मंगल जब दशम स्थान में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चौथे भाव अर्थात सुख भाव पे पड़ेगी। तो जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठकर चतुर्थ स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो वो व्यक्ति के गलत निर्णय, मानसिक प्रलाप, लालच वाली प्रवृत्ति, जिंदा दिली के साथ जीवन को कई बार ना जीना, सूक्ष्म विचारों के कारण, बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने दिमाग को लगाने के कारण मानसिक चिंताओं का कारण स्वयं बनता रहता है। विवाह को लेकर व्यक्ति कई बार गलत निर्णय में जाता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। हालांकि नवांश चक्र में मंगलदेव उच्च के हो रहे हैं, पर फिर भी नीच राशि के दशम स्थान के मंगलदेव करियर से संबंधित कंफ्यूजन तो लगभग दे ही देंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरंभ से ही उसे लक्ष्य का निर्धारण मजबूती से करना होगा। मीठी चीजें, रक्त से संबंधित विकार और हड्डियों में कई बार जांघ की हड्डी कमजोर हो या कई बार घुटनों का दर्द उम्र के साथ व्यक्ति को परेशान करता है। इस कुंडली में बुढ़ापा, मंगल और गुरु दोनों एक साथ जन्म कुंडली के केंद्र और नवम में बैठे हैं, दशम और केंद्र में, मतलब त्रिकोण में। इस वजह से सामान्यतया इस कुंडली का बुढ़ापा ठीक है, पर फिर भी अधेड़ अवस्था में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। विवाह में आने से पहले व्यक्ति को 100% उस विवाह से अपनी कुंडली मिलानी होगी। विवाह अगर करना हो तो मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और साथ ही साथ मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा। तो कुंडली में दशम स्थान के अकेले मंगल निर्णय क्षमता की कमजोरी, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, जल्दी ही उत्तर दे देने वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला, थोड़ी बहुत संशयों में जीने वाला ऐसा बना देते हैं। तो आपने आज के कार्यक्रम के आरंभ के 7 मिनट में क्या समझा? 12वें भाव के केतु नौकरी देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, व्यय संतुलित देते हैं, पर पेट का रोग, नेत्र की बीमारियां और मामा मामी से कष्ट देते हैं। जो ही दशम स्थान के मंगल के बारे में आपने अकेले, अगर ये मंगल किसी ग्रह के साथ युति में होते तो इतना नुकसान उनका नहीं होता, लेकिन चूंकि अकेले बैठे हैं या जब कभी भी अकेले बैठेंगे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो उसके करियर में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां या लगभग उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कानून, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, केमिकल और इस तरीके के क्षेत्रों से धन कमाते हुए भी देखा जाता है। अब आइए, ये तो कार्यक्रम का एक हिस्सा था जो सबके लिए था, लेकिन अब जो कार्यक्रम शुरू होता है वो कुंडली विश्लेषण का। ये जिनकी कुंडली है, ये कुंडली मुझे मिली है वलसाड़ गुजरात से, इनके माता पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। आइए सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से आरंभ करते हैं और सबसे पहले कुंडली के पंचांग से आपका जब ध्यान जाए तो जन्म हुआ है जातक का जेठ और वैशाख माह में। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि धन उनका बचेगा जन्म स्थान से दूर जाकर। उत्तरायण में, चूंकि ज्येष्ठ महीने में सूर्य उत्तरायण में होते हैं, इस वजह से उत्तरायण के जो सूर्य चंद्रमा होते हैं वो बलवान होते हैं। इसमें सूर्य का प्रभाव तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ बाकी के अन्य ग्रह जैसे गुरु, जैसे बुध, जैसे शुक्र और चंद्रमा, इन सब का बल भी बढ़ जाता है और व्यक्ति का जीवन कष्टमयी नहीं होता। मंगलवार को जन्मे हैं, तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सप्तम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। उनकी एक राशि सप्तम भाव में और द्वितीय भाव में 8 नंबर की राशि बनी है, जहां के अधिपति होकर के दशम स्थान में बैठे हैं। वार के अधिपति दिग्बली जरूर हैं, नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, दशमांशा कुंडली में 12वें भाव में असंतुलित परिणाम करते हुए देखे जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि मंगल कई बार जीवन में उतार चढ़ाव देने वाले ग्रह बन रहे हैं। मतलब हमें जल्दबाजीपन, तीखी प्रतिक्रिया,
किसी की प्रगति को देखकर जलना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, ऐसा नहीं रखना होगा। उसके बाद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के पास सरकारी क्षेत्र में, सरकारी संपत्तियों से, सरकारी संस्थाओं से और सरकारी एजेंसियों से लाभ होता है। यहाँ ये लाभ पिता की संपत्ति से भी होते देखी जाती है, या कई बार व्यक्ति बहुत कम संतति होने के कारण, मतलब कम भाई बहनों वाला होने के कारण संपत्ति का बंटवारा 2 हिस्सों में ही होता है। 2-3 बातें और भी जरा समझें तो पूर्वार्जित संपत्ति व्यक्ति के पास 100% होती है। पूर्व जन्म के कृत्य व्यक्ति के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुध जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है लग्न पे, जो भाग्य भाव के स्वामी हैं। गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि जा रही है लग्न पे, जो जन्म कुंडली के सुरक्षा कर रहे हैं, जन्म कुंडली में अधिकारों की सुरक्षा कर रहे हैं। दशम स्थान में मंगल बैठे हैं, केंद्र के स्वामी होते हैं, केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से पापग्रह अगर केंद्र का स्वामी होता हो तो केंद्र में बैठ करके अपने ऊर्जा का या अपने विषम परिस्थितियों का कई बार कमजोर परिणाम देता है, लेकिन फिर भी हमें सावधान मंगल को लेकर होना होगा। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा, और वो चंद्रमा बैठे हैं पंचम भाव में, जहां कुंभ राशि बनी है। मीन राशि में वर्तमान में शनि है, कुंभ राशि के ऊपर चल रही है 7.5। जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव का अधिपति उनसे सन्निकट, और चंद्रमा पे गुरु और मंगल की दृष्टि जा रही है। उस चंद्रमा से केंद्र में सूर्य व्यक्ति को निर्णय लेने में कमजोरी, बुद्धि का कई बार सतत 100% इस्तेमाल न करना, वक्त पे चीजों को भूल जाना। इतना ही नहीं, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है हो जाने से यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सौहार्द और कृपण नहीं होने का, मतलब इन सभी चीजों का सकारात्मक और कृपणता व्यक्ति में नहीं होती। वो व्यय खूब करता है, संतुलित राजा जैसा व्यय करने वाला होता है। उसके बाद उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी, तो जरा ध्यान से देखिए तो दशम भाव के अधिपति चंद्रमा पंचम में बैठे हैं। ये महानतम राजयोग होता है। इससे उत्तम राजयोग बड़े कम बात बताए गए हैं शास्त्रों में। मतलब दशम स्थान का स्वामी जब कभी भी पंचम में बैठता हो और मंगल जैसे ग्रह से देखा जाता हो, तो कारोबार को लेकर व्यक्ति की नियत बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। मतलब वो जो काम अगर उसको मिल जाए कि हाँ हमें ये करना है, उसके बाद तो फिर वो उसको आगे लेकर के बढ़ जाता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा अगर शुभ ग्रह होंगे तो कुंडली को व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला बना देंगे। व्यक्ति ईश्वर के सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करने वाला होगा। दान, पुण्य, पूजा पाठ और ईश्वर के मर्म को समझने वाला भी होगा। मैंने जैसे कहा था कि व्ययशीलता रहेगी, लेकिन सही जगह पे, गलत जगह पे व्यय नहीं होगा। व्यय अगर आप गलत जगह पे कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से एक दिन दरिद्र होने वाले हैं। आपका व्यय आपकी संतति और आने वाली पीढ़ियों को भी दरिद्र बना देती है। विचार करिए, आज का किया गया सत्कर्म जिस तरीके से कल के सद्भाग्य का निर्माण करता है, आज का किया गया दुष्कर्म जैसे ही कल का दुर्भाग्य बन के हमारे सामने आता है, वैसे ही आज का किया गया अपव्यय, नुकसान, बेवजह की चीज़ों पे व्यय करना। चीज़ें हैं हमारे पास, फिर भी हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं। कपड़े हैं पर फिर भी हम बेवजह की चीज़ों पे व्यय कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो आने वाली संततियों को वो दारिद्र का दोष लगा देती हैं, दारिद्र दिखा देती हैं। इस वजह से उतनी ही वस्तुओं का संचयन हो, कई बार होता ही नहीं है और होना ही नहीं चाहिए, जितने से कि आपका काम चल जाए। परिग्रह का कोई, संग्रह परिग्रह का कोई ऐसा भार अपने जीवन में नहीं लादना चाहिए। तो कहने का अर्थ होगा कि व्यक्ति व्यय करेगा और सही जगह पे सही जगह पे व्यय करेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, ओम वसुभ्यो नमः। वसु नाम के देवता धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं। विचार करने पे बात आएगी तो अगर मंगलदेव नवांश कुंडली में उच्च के नहीं होते और तो ये धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता। लेकिन चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देवता होते हैं, मंगल का ये नक्षत्र है जिसके अधिपति वसु नाम के देवता हैं, तो ओम वसुभ्यो नमः। 8 वसु है ना, अष्टवसु, तो उसमें से वसु नाम के देवता सभी का एक साथ समागम हो जाए, मतलब सबका एक साथ वो भक्ति मिल जाए, तो ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीपल के पौधे की जड़ के पास बैठकर या पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके मंत्रों का जप किया जाए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अमावस्या को या शनिवार को निश्चित रूप से जाकर पीपल के पास दीपों की माला बनाएं।
श्रीफल के वृक्ष के पास जाकर बैठकर वहाँ पे भी किसी मंत्र का जप किया जा सकता है। सूर्य को नित्य अर्घ देना, मांसाहार का त्याग करना, इन सभी चीज़ों, नियमित दिनचर्या का पालन करना, गायों के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव रखना, गोबर का चौका लगाकर उस पे भी बैठकर अगर आप मंत्र को जपते हैं तो आपको उस मंत्र की सिद्धि होने लगती है। गौशाल में अगर बैठकर आप अगर किसी मंत्र का जप करते हैं उससे भी वो मंत्र धीरे धीरे आपके इच्छाओं की पूर्ति करने का कारण बनने लगता है। इंद्र योग में जन्मा व्यक्ति इंद्र की भांति होता है। क्रूर देवता है ना इंद्रदेव। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण विवाह में कभी कभी मतभेद दिखाई देगा। उसका एक कारण यहाँ होगा मंगल के साथ शुक्र का बैठना और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। इस भाव के स्वामी शनिदेव शत्रु की राशि में और परिवर्तन कर रहे हैं शत्रु के साथ, तो लगभग मित्र हो गए, मतलब थोड़े बहुत उलट फेर के साथ दाम्पत्य को आगे बढ़ते हुए देखा जाएगा। शूद्र वर्ण के कारण तमस तत्व की प्रधानता है। रजस राक्षस गण के कारण भी कहीं ना कहीं तमस तत्व की प्रधानता देखने को मिल रही है। इसका तोड़ ये होगा कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छे ग्रंथों का आदर करें, ग्रंथों से अपनी मैत्री बनाएं, किताबों को अपना मित्र बनाएं, बड़े लोगों का आदर करें, जितना पूछा जाए उतनी ही बातें करें। सुनना सर्वांगीण व्यक्ति को बनाता है। हर प्रकार से लाभकारी व्यक्ति को सुनना बना देता है। तो कहने का अर्थ है शूद्र वर्ण के कारण कई बार मारो काटो छीनो झपटो, अकेले रहो, एकांत में रहो, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर ना करो, बांटो मत, इस तरीके की मनोवृत्ति बनती जाती है। तो माता पिता का ये काम होगा कि इस वृत्ति से व्यक्ति को या जातक को या जातिका को बचाया जाए। राक्षस गण के कारण गंदा रहना, तड़क भड़क में रहना, चटकीला बहुत ज़्यादा भड़कीला कपड़ा पहनना, मसालेदार भोजन करना, बाजार का ज़्यादा सेवन करना, गलत लोगों से मैत्री करना, जिद करना, कर्कश बोल देना, ये चीज़ें कई बार राक्षस गण के कारण देखने को। कुंडली दिखाने का यही तो फायदा है कि हमें उस जातक या जातिका को किस तरीके से उसको शेप देना है, आकार कैसा देना है। क्योंकि बालक जो होता है वो सच्चे अर्थ में आप देखें तो मिट्टी का लौंदा ही तो होता है। आप उसको जैसी आकृति बना दें, वो साक्षात मूर्ति नहीं है, वो पत्थर है। बस उसको उसकी जो बुरी चीज़ें हैं उसको छांट करके उसको मूर्ति बना देना, एकदम बेहतरीन, इतनी सुंदर कि उसकी जहाँ पे भी जाए उसकी पूजा हो जाए, अनायास लोगों को उससे प्रेम हो जाए, इतना स्वभाव अच्छा और मीठा बना दिया जाए। ये माता पिता का काम होगा। आजकल हम लोग प्रायः बच्चों को 2 से 3 साल के बाद स्कूल में भेज देते हैं। खुद भी व्यस्त होते हैं, पिता भी व्यस्त है, माता भी व्यस्त है, दादा दादी व्यस्त है, नाना नानी व्यस्त है। इस अवस्था में अगर आपके पास हो सके तो कोशिश करें बच्चे को स्कूल भेजने से ज़्यादा अच्छा होगा उसको या तो अपने दादा दादी के पास भेज दें या नाना नानी के पास भेज दें। अगर संभव है तो इससे उसके पुराने संस्कार उसके पास आएंगे और जो संस्कार हमें मिले हैं वो हमारे बच्चों को भी मिलेंगे। ये बात, इस बीच में से जो चीज़ें गायब हुई हैं कि बच्चा बदमाशी घर पे रहता है तो करता है, कम से कम उसे बदमाशी करने दीजिए, वही अवस्था है उसकी बदमाशी करने का। तो मेरे हिसाब से भी यही बात समझ में आती है कि उस बच्चे को उत्तम संस्कार की अगर प्राप्ति कराना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के पास भेज दें या अपने पूर्वजों को अपने पास बुला लें, नाना नानी को अपने पास बुला लें या दादा दादी को अपने पास बुला लें या बड़े जो ताया ताऊ हैं उनके पास भेज दें या उनसे बुला करके उनके साथ मिला करके रखें। ऐसा करने से बच्चे जो होते हैं वो बहुत सामाजिक होते हैं और बहुत उनकी बुद्धि प्रबुद्ध होती है, पकड़ मजबूत होती है और उनको समझ में आता है कि वस्तुतः समाज क्या है। नहीं तो आप विचार करके देखिए कि 2 लोगों से कहाँ समाज का निर्माण होगा। इस वजह से ये बात समझनी होगी। अब मैं इनकी कुंडली पे ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले तुला लग्न की कुंडली में शुक्रदेव, शनिदेव और बुधदेव ये त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होते हैं। जैसे शुक्र त्रिकोण के, बुध त्रिकोण के और शनि त्रिकोण के, ये तीनों भाव लग्न पंचम और नवम त्रिकोण भाव कहे गए हैं। यहाँ भी 7 नंबर से कुंडली बनती है, यहाँ भी 7 नंबर से कुंडली बनती है। अब इस बात को आप लिख करके रख लीजिए कि ये कुंडली वर्गोत्तम हो जाने से अपने जीवन में चाहे जितनी ही विषम परिस्थितियों का सामना क्यों न करना पड़े, ततो गत्वा व्यक्ति विजय श्री को प्राप्त करता है। व्योमस्त पाताल विलग्नभानां वदन्ति नामानि मुनीन्द्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तमो तत्स्वनवांसकास्तु। ग्रह अगर वर्गोत्तम हो, कुंडली का लग्न अगर वर्गोत्तम हो जाए तो कुंडली को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, बहुत चिरंतन बनाती है, सुखी बनाती है, व्यवहारिक बनाती है, धनवान बनाती है, मतिमान बनाती है, गंभीर,
इच्छा शक्ति वाला, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन मनोविज्ञान का जानने वाला, मन की बातों को जानने वाला और दूर तक की बात को पहले ही समझ जाने वाला, सुखी, धर्मात्मा और वैचारिक रूप से प्रबुद्ध बनाती है। ये सुख का प्रधान कारण हो जाएगा कि व्यक्ति सुखी है, बचपन भी सुखी है, बुढ़ापा भी सुखी है, क्योंकि जन्म कुंडली में वर्गोत्तम कुंडली बन जाती है। यहाँ भी 7 नंबर, यहाँ भी 7 नंबर। तो ये ज्योतिष शास्त्र के सबसे महान सिद्धांतों का पहला सिद्धांत है। यहीं से कुंडली के बारे में आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो कहने का अर्थ होगा यहाँ पे कि अब जरा ध्यान से देखें तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव लग्नेश होते हैं, उच्च के बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, नौकरी भाव में उच्च हो जाने से इस भाव के स्वामी भाव से 4 घर आगे भाव की सुरक्षा कर दिए। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से सफलता मिल सकती है। दूसरा, ये गुरु यहाँ पे तुला राशि में बैठे हैं, यहाँ मिथुन राशि में बैठे हैं। तो बहुत ध्यान से देखें तो लग्नेश जहाँ बैठे हैं जिस राशि में, उस भाव का अधिपति भाग्य में बैठा तो भाग्य की सुरक्षा करा। यहाँ पे वो तुला राशि में जा रहे हैं, यहाँ 3 नंबर में बैठे हैं, यहाँ 7 नंबर में, मतलब अपने से 5 घर आगे बैठे ना जी, 1 2 3 4 5। तो ग्रह अगर लग्न कुंडली में जहाँ बैठा वहाँ से पंचम घर की यात्रा अगर नवांश कुंडली में कर रहा है, इसका अर्थ होगा कि ये भाव भी बलवान होगा और ये ग्रह भी बलवान होगा। साथ ही साथ जिस भाव में शुक्र बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट भी गुरु बलवान हो रहा है, नवांश चक्र में लग्न में बैठ रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली के शुक्र और गुरु दोनों ही संतुलित और बेहतर जातक के फेवर में परिणाम करने वाले ग्रह बन गए। उसके बाद बुध की बात करते हैं तो बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य के कारक गुरु अकेले बैठ गए और भाग्य भाव के अधिपति सप्तम में बैठकर लग्न को देख लिए। ये जातक के भाग्य के बलवान होने का प्रधान कारण है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में 6 घर आगे बैठे हैं, यहाँ से 6 घर आगे आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 सूर्य यहाँ के अधिपति बनते हैं, जहाँ के अधिपति होकर के सूर्य अष्टम भाव में जा रहे हैं, वृष राशि में बैठ रहे हैं, जहाँ के स्वामी उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि थोड़े बहुत कमजोरीपन के साथ सूर्य भी या जन्म कुंडली में जो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा है वो प्राप्त कर जाएगी। जातक का पक्ष अच्छा और उत्तम बन रहा है। नवांश कुंडली में अगर सूर्य की बात करते हैं तो वो सूर्य बैठ रहे हैं पंचम भाव में, कुंभ राशि में, शनि के साथ परिवर्तन, मतलब शनि की राशि में सूर्य, सूर्य की राशि में शनि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। एक दूसरे की राशि में बैठ जाने के कारण सूर्य और शनि दोनों ही परस्पर संबंधित हो जाने से कुंडली के दोनों ग्रह पक्ष में आ गए। यहाँ गुरु भी ठीक थे, यहाँ शुक्र ठीक थे, यहाँ शनि भी ठीक हो गए और सूर्य भी ठीक हो गए। तो 4 ग्रह जन्म कुंडली के, जिसमें सूर्य जो होते हैं वो लाभ के स्वामी हैं। अष्टम में बैठे हैं, आरंभ में छोटी मोटी नौकरी या आरंभ में व्यक्ति को थोड़ा बहुत असफल होते देखा जाएगा, लेकिन बाद में चल करके ये सूर्य व्यक्ति को घुमा करके, थोड़ी मेहनत करा करके, थोड़े विलंब के साथ ही सही पर परिणाम उसके पक्ष में ला देंगे। तो शुक्र समझ गए, सूर्य समझ गए, गुरु समझ गए, बुध समझ गए। बुध जन्म कुंडली में भाग्य को देख करके भाग्यशाली बना रहे थे। नवांश कुंडली में वो बुध वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 नंबर में बैठे हैं और यहाँ वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, अपने से 8 घर आगे। इसका अर्थ होगा, और चंद्रमा नीच के राशि में बैठे हैं, जिसका नीच भंग मंगल कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में बैठे हैं। तो अब हमें हमारी संबंधों के टूटने के बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि 2 शुभ ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति पति का सर्वस्व प्रेम प्राप्त करने वाला होता है। उसके बाद मंगल के साथ शुक्र लग्नेश चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, सप्तमेश के साथ केंद्र में ही बैठे हैं। इस वजह से दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति के लग्जरी में और भी ज्यादा वृद्धि, दान दहेज खूब प्राप्त होता है। माता पिता से ससुराल में भी खूब संपत्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति वक्त के हिसाब से फैशन को और ट्रेंड को समझने वाला भी हो जाता है। आरंभ में उसे आपको थोड़े दिन संभालना होगा, बाद में चल करके व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्था में चला जाता है। तो कहने का अर्थ है कि नवांश कुंडली में मंगल उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से निर्णयों के मजबूत होने का पक्ष भी दिखेगा और सुख के साधन की वृद्धि भी मंगलदेव अपनी दशा काल में करा जाएंगे। तो मंगल बुध हो गए। मंगल के बारे में मैंने क्या बात कही कि सप्तम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में और यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी होकर के उच्च के बैठ रहे थे, यहाँ वो नीच में बैठे थे। तो यहाँ मारक होकर के, अस्त होकर के या नीच होकर के कमजोर हो रहे थे, लेकिन नवांश कुंडली में मारक हो रहे हैं लेकिन उच्च के हो रहे हैं शुक्र के साथ। तो लग्नेश और सप्तमेश की संबंध की स्थिति व्यक्ति के सुखों और सुख के साधनों में वृद्धि करने वाली होगी। विचार करिए, मैंने एक कार्यक्रम करके बनाया था अपने मेन चैनल पे कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से जब कभी भी शनि या मंगल का या शुक्र का अगर संबंध बन जाए तो व्यक्ति 1 से
अधिक संपत्ति का मालिक होता है। थोड़ा संघर्ष उसे जरूर करना पड़ सकता है मंगल के कारण, वो भी उसकी ही गलती के कारण संघर्ष होगा, प्रकृति के गलती के कारण नहीं। प्रकृति कभी आपके साथ कोई गलत काम नहीं करती है, मनुष्य ही गलती का जो है वो कार्य करता है। तो मंगल के उच्च होने के कारण और लग्न कुंडली में नीच होने के कारण गलत निर्णय व्यक्ति के होंगे। परमात्मा आपको देने के लिए सदैव तत्पर है, यहाँ तक कि आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में दिखा रही है। उसके बाद मंगल समझ गए, गुरु समझ गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए। अब गुरु के बारे में बात कर लिए, अब शनि को समझते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लग्नेश के मित्र होकर छठवें भाव से शनि का संबंध व्यक्ति को पराक्रमी और जुझारू बनाएगा। थोड़ा बहुत कभी कभी आलस से भी हावी होगा। और तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के सूर्य पे हड्डियों का रोग, गले से संबंधित परेशानी देगी, लेकिन लंबी आयु का कारण बन जाएगी, क्योंकि केतु और राहु शनि का संबंध जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से होता है तो व्यक्ति की आयु अच्छी होती है। उस शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे व्यक्ति को ऋण से मुक्ति में सहायता करेगी। 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है गुरु की राशि पे, और गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं। साथ ही साथ जरा विचार करें तो जन्म कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव को देख लेना व्यक्ति के पराक्रम की अभिवृद्धि करेगा। तो कहने का अर्थ होगा कि शनि का संबंध इस तीसरे भाव से, गुरु का संबंध भी तीसरे भाव से। यहाँ पे शनि और शनि का संबंध जन्म कुंडली के लग्न पे नहीं, शनि कहाँ है जन्म कुंडली में, शनि का संबंध लग्न से, लग्न में शनि बैठ गए, लग्न पे शनि की दृष्टि है। यहाँ पे शनि का संबंध जन्म कुंडली में पंचम भाव पे तीसरी दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। तो जन्म कुंडली के दशमांशा चक्र के पंचम भाव पे शनि, गुरु, सूर्य, इन सभी ग्रहों के दृष्टि के कारण व्यक्ति के जीवन में न्याय का क्षेत्र बलवान होता दिख रहा है। व्यक्ति रसायन शास्त्र को पढ़ने समझने वाला, कभी भी गलत चीज़ों के पक्ष में ना जाने वाला, तर्क बल से निर्णय लेने वाला बना देते हैं। चंद्रमा से सूर्य जो चौथे 10वें भाव में बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा का कई बार थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन अंततोगत्वा चूंकि गुरु और शनि का संबंध कुंडली में बन रहा है, इस वजह से सारे ग्रह परिणाम करते हुए नजर आएंगे। सारे ग्रह परिणाम करेंगे, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होगा कि वो परिणाम नहीं करेगा। सारे ग्रह संपूर्णतया परिणाम करने की स्थिति में आ गए। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में पक्ष के बल से बलवान हो और चंद्रमा और गुरु का संबंध कम से कम बन रहा हो, इस चंद्रमा पे मंगल का संबंध बन रहा हो, तो व्यक्ति की कुंडली में शास्त्रकार लिखते हैं आश्रित्य चंद्र से बला बलानी ग्रह प्रयक्षन्ति शुभाशुभानी। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल केंद्रित होता है। अगर चंद्रमा त्रिकोण में हो, लग्न से केंद्र में हो, गुरु से त्रिकोण में हो, तो कुंडली को यशस्वी और प्रतिष्ठापन्न भी बनाते हैं। तो आपने एक एक करके सभी ग्रहों को समझ लिया। अब मैं आपसे कुंडली के बैठे ग्रहों की अंशों के ऊपर आपका ध्यान लेके आता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। तो सूर्य आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में जब कभी भी लाभेश जाएंगे तो आरंभ में कष्ट देते हैं, बाद में अपनी दशा काल में लाभ देंगे। ये कष्ट कैसा हो सकता है? तो आरंभ में आपको हो सकता है कि समझौतावादी प्रवृत्ति अपनानी पड़े, बाद में चल करके आप अपने सिद्धांतों पे रह कर अपना काम करते हैं। सूर्य 5 अंश 28 कला, कृतिका नक्षत्र और केतु से दृष्ट हैं। कुंडली के आधार पर सूर्यदेव अपनी दशा काल में नवांश चक्र में शतभिखा नक्षत्र में बैठकर धन, मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की वृद्धि करेंगे। उस सूर्य की महादशा जब कभी भी हो या अंतरदशा जब कभी भी हो, उसमें जब कभी भी मंगल एक्टिव हो, जब कभी भी शुक्र और चंद्रमा एक्टिव होंगे, तो दशा काल में लाभ होगा। सूर्य अपनी दशा काल में मैंने बताया किस तरीके का परिणाम करेंगे। फायदे इनके बहुत सारे हैं। नुकसान में कई बार पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आ सकती है, आत्मविश्वास में कमजोरी आ सकती है। कई बार व्यक्ति सूर्य की दशा में थोड़ा बहुत झूठ वगैरह भी बोलता है या जिद करता है, ऐसी चीजें निगेटिवली अप्रोच करेंगी। चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। ये सबसे इस कुंडली की महान और अच्छी बात है। चंद्रमा 4 अंश पे बैठे हैं, मंगल और गुरु के प्रभाव में हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, समझने की शक्ति अच्छी है, प्रेम लोगों से प्राप्त करना, लोगों का अटेंशन खींचना, इन सभी चीज़ों में चंद्रमा का सहयोग मिलेगा।
धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, एनर्जेटिक बनाएंगे, मंगल से दृष्ट हैं। और अगर ये मंगल से दृष्ट नहीं होते, चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी तुला लग्न की कुंडली के लिए मारकेश होता है मंगल, और जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस वजह से अभी मंगल की दशा 2026 के अप्रैल तक है, मतलब मारक दशा लगभग समाप्त हो गई, या मार्केस की दशा लगभग समाप्त हो गई। अप्रैल तक हमें इस बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर जब कभी भी मंगल की महादशा चले, मंगल की महादशा तो खत्म हो गई, मतलब मंगल का अंतर आए, उसमें गुरु का अंतर आए, या जब कभी भी शनि में मंगल का अंतर आए तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, हमें उस समय भी स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। मंगल नवमांश चक्र में उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं, ये व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में माहिर बनाएंगे और महत्वाकांक्षी बनाने की प्रवृत्ति देंगे, या महत्वाकांक्षी बनाएंगे। चंद्रमा की बात हो गई। मंगल आश्लेषा नक्षत्र में 20 अंश पे बैठे हैं, दूसरे ऐसे ग्रह जो सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान हैं। नवांश कुंडली में उच्च के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, नवांश कुंडली में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे। जबकि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में व्यापार, दिनचर्या, सही निर्णय, पार्टनरशिप और कारोबार के साथ, पड़ोसियों के साथ संबंध और दिनचर्या, ये सब ठीक रहेगा। पर फिर भी मंगल की दशा में बुध का अंतर, या मंगल की महादशा में, अब तो महादशा आने से रही, पर फिर भी अंतर दशा में भी अगर मंगल कभी एक्टिव होते हों और उसमें राहु, या राहु की महादशा में मंगल का अंतर, या मंगल की महादशा में या राहु की महादशा में मंगल और चंद्रमा का अंतर कष्ट देने वाला बन सकता है। मतलब हमें उस दौरान अपने हार्मोनल डिसबैलेंस को ध्यान रखना होगा, हार्मोन में गड़बड़ी ना हो, रक्त विकार ना हो, इस तरीके से दिक्कत होगी। मतलब कई बार घर में इरिटेशन भी होता है, कलह का वातावरण व्यक्ति के कारण बनता है, थोड़ी बहुत चिंताएं माता पिता को राहु की महादशा में मंगल का अंतर दे सकती है। उसके बाद अगर बात करते हैं बुध की, तो भाग्य भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखने से विवाह के बाद भी भाग्य उदय होता है। बुध आत्मकारक होंगे, 24 अंश पे बैठे हैं। नवांश कुंडली में उनकी राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, और वो बुध नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ रहे हैं, जहाँ के स्वामी मंगल उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से बुध का प्रभाव लगभग ठीक होता हुआ नजर आएगा। और बुध भरणी नक्षत्र में बैठ करके, नवांश कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में संपदा, सुख, संबंधों को आगे ले जाना, व्यापार को समझना और सबके साथ अच्छे संबंध विकसित करने का बल देंगे। और वो बुध देव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, उस दशा काल में थोड़े बहुत बीमार, वात, पित्त और कफ को अनियंत्रित करने का कारण बनाएंगे। उस दौरान आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना चाहिए तो ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद ये बुध देव कारोबार में भी नियत बुद्धि, पराक्रमी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न की कुंडली के लिए इनको घर मिलता है तीसरा और छठा, जबकि नवम स्थान में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं और अपने भाव से केंद्र में है। तो कोई भी शुभ ग्रह अगर अपने भाव से 4 घर आगे बैठा हो तो भाव को बलवान बनाता है। इस वजह से व्यक्ति में नौकरी का सुख, पराक्रम का सुख, घर परिवार का सुख, संतान का सुख, विवाह का सुख, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा का सुख मिलता रहेगा। लग्न कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में 1 अंश पे बैठे हैं इस वजह से, और नवांश कुंडली में तुला राशि में बैठ रहे हैं स्वाति नक्षत्र में, तो कभी कभी पति के साथ मतभेद गुरु की दशा में होगी। हालांकि फिर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और गुरु की दशा में व्यक्ति को तीर्थ का दर्शन भी होगा। मन करे तो पति जो व्यापार करने वाला हो या व्यापारिक बैकग्राउंड से आने वाले जातक से विवाह किया जा सकता है, ये बात पक्की है। उसके बाद अगर शुक्र की बात करते हैं, लग्न पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को यशस्वी बनाएगी। तृतीय भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को बेहतर कम्युनिकेशन वाला और ट्रांसपोर्ट आदि को समझने वाला, यात्राओं में विश्वास करने वाला, घूमने फिरने वाला, और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि व्यक्ति को दार्शनिक चिंतन वाला बनाएगी। शुक्र देव की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली के लग्न के अधिपति हैं, उसके साथ जन्म कुंडली के अष्टमेश होते हैं, 6वें भाव में उच्च के बैठे हैं। नवांश कुंडली में उच्च के ग्रह के साथ दिग्बली हैं। दशमांशा चक्र में जन्म कुंडली में अपनी राशि में जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्रदेव इस कुंडली में रेवती नक्षत्र, नवांश कुंडली के आधार पर मकर राशि में उच्च के मंगल के साथ बैठने के कारण पराक्रमी, फैशन को समझने वाला, कभी कभी पति को हार्मोन की गड़बड़ी, पेट की परेशानी, कफ की परेशानी देने वाला, और दशमांशा चक्र में कारोबार को भले ही थोड़ा लेट से शुरू किया जाए या जो करियर है वो थोड़ा डिले स्टार्ट होगा, लेकिन निश्चित रूप से पूरे कंसंट्रेशन के साथ व्यक्ति अपने कारोबार को सफल करने वाला होगा।
शुक्र की दशा व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने में लेके जाएगी। वसीयत लिखने वाला, संपत्ति इकट्ठा करने वाला, अपने संतान में विश्वास रखने वाला, संतति का संपूर्णतया माता और पिता का संपूर्ण प्रेम प्राप्त करने वाला बना देती है। परिवार का बड़ा प्रेमी और सबका ध्यान खींचने वाला, बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त करने वाला ऐसा बना देते हैं, क्योंकि ऐसा चंद्रमा यहाँ पे दिखाते हैं। मतलब सबका ध्यान उस पर लगा रहे, सब कोई उसका जो है वो सब कोई का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से, सबका प्यार मिलने वाला ऐसा बना देते हैं। तो ये शुक्रदेव हैं। शनिदेव जन्म कुंडली में नौकरी देने वाले बन रहे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। शुक्र के साथ बैठने के कारण लग्नेश और चतुर्थेश का संबंध व्यक्ति को धन मान पद प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, परिवार और नौकर चाकर से वशीभूत रहने वाला, आरंभ से ही व्यक्ति को इन सभी चीज़ों का सुख मिल जाने वाला होता है। पिता का सुख और माता का सुख 100% में से पिता का सुख थोड़ा कम, पिता का प्रभाव थोड़ा बेचैन वाला, या पिता थोड़े व्यस्त रहने वाले, जबकि माता का सुख ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। तो शनिदेव जन्म कुंडली में मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और नवांश चक्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ रहे हैं। इस वजह से शनि का प्रभाव जो है वो जातक के पक्ष में रहेगा। ग्रह अगर अपनी नक्षत्र में बैठा हो, अपने ही नक्षत्र या अपनी राशि की तरफ बढ़ रहा हो, तो कुंडली को अच्छाई देते हैं। किसी भी तरीके से व्यक्ति के जीवन में कोई संघर्ष पढ़ाई को लेकर के नहीं होगी, 100% पढ़ाई पूरी होगी, क्योंकि पंचम के अधिपति भले लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं ना, लेकिन गुरु से दृष्ट हैं। पंचम भाव में चंद्रमा दशमेश होकर के बैठ रहे हैं, तो व्यक्ति ऐसी पढ़ाई पढ़ता है जिससे उसे तुरंत ही नौकरी मिल जाती है, उसे बेरोजगार घूमना नहीं पड़ता है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर कभी कभी परेशानी देंगे। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। अब मैं नक्षत्रों की बात करता हूँ। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बैठ करके आपको साहसी और मजबूत निर्णय लेने वाला बनाएंगे। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में थोड़ा बहुत रुग्ण लेकिन प्रेम प्राप्त करने वाला। मंगल आश्लेषा नक्षत्र में कंफ्यूज। बुध भरणी नक्षत्र में व्ययी। देवगुरु बृहस्पति मृगशीरा नक्षत्र में शिक्षकीय गुणों से युक्त मैनेजमेंट करने वाला। शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में कई बार थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित और पेट से संबंधित परेशानी से जूझने वाला। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में न्यायप्रिय और अनुशासित। राहुदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में धर्म का प्रभाव और धर्म का जीवन में समावेश रहता है। केतु के बारे में मैंने पूर्व में चर्चा कर रखी है। इसके साथ साथ और भी मैं अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेकर के आ जाता हूं। अगर विचार अष्टक वर्ग पे करते हैं तो जो विभिन्न भावों को बल मिला है उसके आधार पर हमें इस व्यक्ति के आरंभ को सजाने की थोड़ी बहुत आवश्यकता होगी। व्यक्तित्व सामाजिक हो, किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। बहुत ज़्यादा लाड प्यार बच्चे को कई बार उसके ही विकास में अवरोध का काम कर देता है, इसका ध्यान रखना होगा। वाणी पे काम करने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति कड़वा और बहुत ज़्यादा सत्य बोलने के चक्कर में शत्रु न बना ले, इसका ध्यान रखना होगा। पराक्रमी 100% है, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। उसके बाद ये कुंडी अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाएगी और साथ ही साथ संपत्ति इकट्ठा भी करेगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के चौथे भाव पे है। माता थोड़ी बहुत चिंता ज़्यादा करने वाली हो सकती हैं। लोगों का प्रेम प्राप्त होगा और व्यक्ति प्रेम देगा भी। नौकरी और व्यापार में से नौकरी और सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़ाना इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम सुख देने वाला होगा। कंसंट्रेशन पे काम करना होगा, चंचलता थोड़ी कम करनी होगी। उसके साथ इस कुंडली में भाग्यशाली होने का वरदान धार्मिक होने से ही होता है। मतलब धर्म है तभी भाग्य है, धर्म नहीं तो भाग्यहीन। मतलब धर्म को बनाकर रखना होगा। पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, बड़ों का आदर, ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों में, सत्य और असत्य का सही समझ, धर्मशास्त्र की जानकारी, रामायण, गीता, भागवत पुराण आदि के विषयों में जानना, कम से कम इसी बहाने पिता भी जान जाए, माता भी जान जाए। घर में मांगलिक कृत्यों का निरंतर होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मणों का आवागमन होता रहे, गाय की सेवा, गायों के प्रति सच्ची श्रद्धा, इसका जो विकास है वो बच्चों को अंदर से डालना होगा। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में 100% अच्छी है, कुंडली प्राप्त भी अच्छा कर जाएगी। अष्टक वर्ग के बाद अगर मैं विभिन्न वर्ग चार्ट पे बात करूं तो अरिष्टाध्याय यानी कि चंद्रमा और गुरु बहुत अच्छे हैं, बुध भी ठीक हैं, शुक्र और मंगल भी ठीक हैं, परंतु सूर्य और शनि की दशा रोग सूचक हो सकती है। हड्डी और गैस, पेट की परेशानी शनि और सूर्य की दशा में हो सकती है। इसके बाद भवन भूमि वाहन के लिए शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के साथ शनि और गुरु भी ठीक हो रहे हैं। सावधानी बुध में भी ठीक है,
राहु और केतु की दशा में भवन भूमि वाहन का कष्ट हो सकता है। इनसे चोट चपेट की घटनाएं राहु और केतु की दशा में हो सकती हैं, सावधान रहना होगा। लेकिन वैसे अगर भूमि भवन वाहन खरीदना भी हो तो चंद्रमा, शुक्र और शनि की दशा में इन सभी विषयों पर विचार करना ठीक रहेगा। पिता का पक्ष जन्म कुंडली में ठीक है, थोड़े बहुत बीमार का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन माता का पक्ष भी ठीक है। वैसे कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, माता थोड़ी चिंता ज़्यादा करती हैं। संतान वगैरह का पक्ष इस कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छा रहेगा, संतति भाग्यशाली होगी और विद्या अध्ययन के लिए व्यक्ति की शिक्षा 100% पूरी होगी। उसके सामने बहुत सारे सेक्टर दिखाई देंगे, उनमें से बेस्ट का चयन करना होगा, जिसमें कानून और इंजीनियरिंग बहुत उत्तम रहेगा। आप इसको आगे बढ़ा करके बहुत अच्छे पद की नौकरी के लिए कोशिश कराएं तो भी कुंडली सफल हो जाएगी। क्लियर है। गुरु, चंद्रमा, शुक्र और मंगल की दशा व्यक्ति की कुंडली में धनदायक होगी, जबकि शनि, राहु, केतु, सूर्य और बुध की दशा में थोड़ी बहुत मानसिक अशांति देखने को मिल सकती है। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 5 और 8 अंक अच्छा रहेगा। मित्रता कुंभ और मिथुन वालों से की जा सकती है। शत्रुता ना करें कर्क, धनु और मेष वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो पश्चिम दिशा होगा। विदेश जाना, बाहर का काम करना, बाहर से कारोबार इकट्ठा करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना भी कुंडली में चलेगा। उसके साथ साथ इस कुंडली में कोई भी तरीके से कुंडली मंगलिक दोष से युक्त नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। रंग सफेद और पीला और साथ ही साथ हरा बहुत उत्तम रहेंगे। क्लियर है। इस कुंडली में राहु की महादशा में शनि का अंतर, मंगल का अंतर और सूर्य का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। गुरु की महादशा जब आएगी तो उस गुरु की महादशा में राहु, गुरु की महादशा में केतु, गुरु की महादशा में सूर्य कष्ट देने वाले हो सकते हैं। और शनि की महादशा में सूर्य, शनि की महादशा में बुध और शनि की महादशा में चंद्रमा कष्ट देने वाले हो सकते हैं। शिव जी की पूजा, नियमित मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ्य और गायों की सेवा, साथ ही साथ पीपल के पौधे की जड़ या पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करें। ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति निरंतर करता रहे तो कुंडली लाभान्वित हो जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।